हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा 11th क्लास से फंक्शन। पहले करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन और फिर करेंगे 11th क्लास में जो हम लोग टाइप्स यूज करते हैं फंक्शन की, उन टाइप्स के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले करेंगे बच्चों फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन इज अ मैपिंग। फंक्शन is a mapping to go from one set to another। भाई फंक्शन क्या है? एक मैपिंग है, एक पाथ है, एक रास्ता है एक सेट से दूसरे सेट में जाने के लिए। कैसे? ये हुआ हमारा एक सेट, इसको नाम दिया हमने x। ये हुआ हमारा दूसरा सेट, इसको नाम दिया बच्चों हमने y। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रास्ता है ऐसे f, ये फंक्शन है जो x के एलिमेंट्स x1 x2 x3 लाइक y1 y2 y3 x से y में जाने के लिए जो रास्ता हमने यूज किया है बच्चों, उसका नाम है फंक्शन। और वो किस तरीके से है बच्चों? ये है आपका इमेज और ये है आपका प्री इमेज। ठीक है बच्चों, कंडीशन कुछ ऐसी है कि सभी के सभी y बिलोंग करते हैं y से और x बिलोंग करते हैं सेट x से। अब दो कंडीशंस हैं बच्चों फंक्शन होने के लिए, बिकॉज जो फंक्शन है वो एक्चुअली स्पेशल टाइप है रिलेशन का, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है एक्चुअली स्पेशल टाइप है रिलेशन का। अब रिलेशन के अंदर अगर दो कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं तो वो फंक्शन बन जाता है। फर्स्ट कंडीशन, ये जो आपकी इमेज है बच्चों, ये जो है एक से ज्यादा प्री इमेजेस रख सकती है। यानी कि अगर मैं इस चीज को मैथमेटिकली लिखूं बच्चों, an image can have more than one pre-image। भाई जो आपकी एक इमेज है ना बच्चों, वो एक से ज्यादा प्री इमेज रख सकती है। ये जो आपकी इमेज y1 है, ये एसोसिएट कर सकती है एक से ज्यादा प्री इमेजेस के लिए। बट ए प्री इमेज कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज। भाई जो आपकी एक इमेज है वो एक से ज्यादा प्री इमेज रख सकती है, बट जो आपकी एक प्री इमेज है वो एक से ज्यादा इमेज नहीं रख सकती। अगर ऐसी बात आ जाती है तो फंक्शन नहीं है बच्चों। यानी कि अब देखो क्या किया, एक प्री इमेज एक से ज्यादा इमेजेस के साथ एसोसिएट कर रही है। अब इसको याद करने के लिए हमने एक पैटर्न बना रखा है बच्चों, एंड द पैटर्न इज दैट कि जो आपका इमेज है उसको हमने माना है प्लेस और इसको हमने मान रखा है पर्सन। पर्सन और प्लेस, ये हमने निमोनिक्स बना रखा है बच्चों, याद करने का पैटर्न है। आपने इमेज को नाम दिया प्लेस और प्री इमेज को नाम दिया पर्सन। अब देखिए बच्चों, एक पर्सन जो है एक से ज्यादा प्लेस पर नहीं हो सकता। एक आदमी सेम टाइम पर एक से ज्यादा जगह पर नहीं हो सकता। यही बात हमने लिखी, ए प्री इमेज कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेजेस। ए प्री इमेज कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेजेस। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स। सेकेंड वन, जो एक से ज्यादा पर्सन है, मान लीजिए ये सभी के सभी पर्सन, ये एक प्लेस पर हो सकते हैं। जैसे आप लोग अभी क्लास में इकट्ठे हो एक जगह पर, एक से ज्यादा बंदे, ठीक है, तो एक से ज्यादा पर्सन इकट्ठे हो सकते हैं एक प्लेस पर, ठीक है। यानी कि जो एक इमेज है आपकी वो एक से ज्यादा प्री इमेजेस रख सकती है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, नो एक्स शुड बी फ्री। यानी कि सभी के सभी जो x हैं वो एसोसिएट करते मिलेंगे y के साथ। आप ये पॉइंट थर्ड भी ऐड कर लीजिए,
ये फर्स्ट हुआ और यहां से ये पॉइंट सेकंड हुआ। और थर्ड पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, नो प्री इमेज शुड बी वेकेंट। एक भी प्री इमेज बच्चों वेकेंट नहीं होनी चाहिए। वेकेंट इन द सेंस कि जो प्री इमेज है वो पक्का y वाले एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगी, कनेक्ट करेगी। अब अगर मैं ऐसा कह दूं कि मैंने x3 को फ्री छोड़ दिया, यानी कि x3 एक ऐसी प्री इमेज है जिसके लिए मैंने कोई इमेज नहीं ली है, तो बच्चों ये फंक्शन नहीं होगा, ये वापस रिलेशन हो जाएगा। तो फंक्शन होने के लिए अब आप इसको अलग से भी एसोसिएट करा सकते हो, उसके साथ भी करा सकते हो। अब देखिए ये एक फंक्शन है, अब दी गई कंडीशंस को देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। An image can have more than one pre-image. An image can have more than one pre-image, बिल्कुल सही बात है। एक इमेज एक से ज्यादा प्री इमेज के साथ एसोसिएट कर रही है। सेकंड थिंग, ए प्री इमेज कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेजेस। भाई जो आपकी एक प्री इमेज है वो एक से ज्यादा इमेज नहीं रखती, बिल्कुल दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट, नो प्री इमेज शुड बी वैकेंट। प्री इमेज में बच्चों ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कहीं ना कहीं y के साथ कनेक्टेड नहीं हो। तो तीनों ही कंडीशन बच्चों आपकी फुलफिल हो रही है। फोर्थ पॉइंट, जो आपका इमेज है बच्चों y, उसमें एलिमेंट आपका फ्री रह सकता है, उसको लेकर के नो प्रॉब्लम। तो ये थी बच्चों आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन की टाइप्स के लिए। अब करते हैं स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। भाई जैसे हमने रिलेशन में किया था कि एक रिलेशन को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वैसे ही हम लोग फंक्शन में देखेंगे कि एक फंक्शन को किस किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले आपका रोस्टर फॉर्म, जो कि आपने रिलेशन में भी पढ़ा है, बाय द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा फंक्शन जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के सेट हो। कैसे, मैंने x को सेट लिया 0 1 2 3 और मैंने y को सेट लिया 0 1 2 3, और फंक्शन में मैंने इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर डाले हैं बच्चों, 0 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जब ऑर्डर्ड पेयर बना करके डाले जाएंगे किसी सेट के अंदर तो वो होगा फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ रोस्टर फॉर्म। सेकेंड वन, सेट बिल्डर। अब अगर मैं इसी चीज को चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, f is a function from x to y such that अब देखिए इसमें मैं एक रिलेशन अगर बनाऊं तो हर एक जगह x और y का वैल्यू इक्वल है बच्चों, such that x is equal to y। या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं कि f एक फंक्शन है भाई, इस प्रकार से उसमें x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, such that x is equal to y for all x belongs to capital X, y belongs to capital Y। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन होगी सच दैट वाली, ये आपकी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर मैं बाय फॉर्मूला बात करूं तो सिंपली मैं अगर इसको ऐसा लिख देता बाय x इज इक्वल टू y, या फिर मैं कोई और फंक्शन लूं y इज इक्वल टू 9x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन बाय फॉर्मूला। ये जो मैंने लिखा ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे, आप x को इनपुट के तौर पर डालेंगे, y आपको आउटपुट के तौर पर मिलता रहेगा। तो इस तरीके से भी हम बच्चों जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला। अनदर वन बाय एरो डायग्राम, और ये तो बच्चों आप रिलेशन में भी पढ़ चुके हो एरो डायग्राम वाला। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इसको मैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो देखो मैं इसको ऐसा कर पाऊंगा ना, ये मेरा सेट x है, ये मेरा सेट y है, और ये अपना फंक्शन जो x से y में एलिमेंट्स को लेकर के आता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। x सेट के अंदर एलिमेंट्स 0 1 2 3, 0 1 2 3, y में भी 0 1 2 3, और कैसे एसोसिएट है बच्चों, 3 3 के साथ, 2 2 के साथ, 1 1 के साथ, 0 0 के साथ। तो ये हो गया बच्चों एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन किसी फंक्शन का।
अब एक और रिप्रेजेंटेशन रह गई बच्चों, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, यानी कि हम फंक्शन का ग्राफ देखकर बता पाएंगे कि ये एक फंक्शन है या फिर फंक्शन नहीं है, यानी कि रिलेशन है। चलिए बच्चों ग्राफ मेथड और देखते हैं। ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड ये कहता है बच्चों, जैसे आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे। मैं डायरेक्टली बना रहा हूं बच्चों, आप पॉइंट प्लॉट करके भी बना सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा बच्चों, कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो एक टेस्ट होता है बच्चों, उसका नाम है हमारा VLT, फुल फॉर्म मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है बच्चों, ध्यान से सुने, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है बच्चों, आप किसी भी जो गिवन फॉर्मूला है, गिवन स्टेटमेंट है, उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन लगाइए कहीं पर भी, उस पूरे के पूरे ग्राफ पर कहीं पर भी वर्टिकल लाइन लगा दीजिए। जैसे मैं यहां पर वर्टिकल लाइन लगा रहा हूं, तो मेरी वर्टिकल लाइन ये है बच्चों, कुछ ऐसी। अब आप ये देखिए, आप कोई और वर्टिकल लाइन लगा लीजिए। अब आप ये देखिए कि ये जो आपने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, ये कितने पॉइंट्स पर काटती हैं। अगर सिंगल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट ओनली ए सिंगल पॉइंट, ओनली ए सिंगल पॉइंट, अगर इंटरसेक्ट करती है बच्चों ओनली एक सिंगल पॉइंट पर, तो वो एक फंक्शन है, यानी कि आपका जो VLT है वो पास हो गया, ठीक है, तो वो एक फंक्शन है। अगर वो इंटरसेक्ट करती है एक से ज्यादा के ऊपर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों यहीं पर, हम लेते हैं इस बार x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर्व का है बच्चों, ठीक है। अब फिर वही तरीका, हमें जहां पर ग्राफ नजर आ रहा है, एक वर्टिकल लाइन लगाइए बच्चों। हमने ये वर्टिकल लाइन लगाई या फिर ये वाली लगाई, आप देखिए जो हर एक वर्टिकल लाइन है वो एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है बच्चों, वो रिलेशन है। क्या है बच्चों? वो रिलेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो ग्राफ था ये फंक्शन के लिए था, और ये वाला ग्राफ था वो रिलेशन के लिए था। यही कहता है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों डोमेन, रेंज और कोडोमेन के लिए। अब करेंगे प्यारे बच्चों डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। देखो बच्चों, हमने f एक फंक्शन लिया x से y में, ठीक है बच्चों। f एक फंक्शन है x से y में, इस प्रकार से fx इज इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। देखिए बच्चों, जो डोमेन, रेंज और कोडोमेन था रिलेशन के केस में, वो सिर्फ थोड़ा सा अलग है फंक्शन के केस में। हमने रिलेशन में अगर कोई रिलेशन डिफाइन किया था बच्चों x से y में, तो हम कुछ ऐसा बोलते थे कि जो x सेट है, जो डोमेन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने वहां पर डोमेन कुछ इस प्रकार से लिया था कि x बिलोंग्स टू सेट x, वो x डोमेन में आएंगे फॉर विच y बिलोंग्स टू y।
यानी कि डोमेन के अंदर x के वो एलिमेंट्स हम लेते थे बच्चों जिनके लिए y में y मिलता था। यानी कि कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 7 अगर मैं कुछ ऐसा बनाता बच्चों रिलेशन, तो डोमेन जो है ये x सेट और ये y सेट, जो डोमेन लेते थे हम रिलेशन के अंदर, वो ये कहता था कि x के वो एलिमेंट जो एसोसिएट कर रहे हैं y वालों के साथ सिर्फ वो डोमेन में आते थे। ठीक है बच्चों, और रेंज में वो आते थे y के वो एलिमेंट जो एसोसिएट कर रहे हैं इधर वालों के साथ, और कोडोमेन में आता था आपका पूरा का पूरा सेकंड सेट। अब थोड़ा सा अंतर है बच्चों फंक्शन में। अब आप ये देखो कि फंक्शन में मैं अगर ये बोलूं कि जो पहला सेट है वो तो होता है बच्चों डोमेन, जो सेकंड सेट है वो होता है कोडोमेन। ठीक है, अब मैंने ये वाला जो सेंटेंस है या फिर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्यों यूज नहीं किया बच्चों फंक्शन के लिए? बिकॉज फंक्शन खुद ये कहता है कि ये जो आपका प्री इमेज है, ये जो आपका प्री इमेज है, इसमें तो कोई एलिमेंट खाली ही नहीं रहना चाहिए, इमेज में भले ही रह जाए। यस भाई, प्री इमेज के अंदर जब कोई एलिमेंट खाली ही नहीं रहता तो डोमेन रिलेशन में खाली रह सकता था। सो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा सुने फंक्शन के लिए, जहां जिस सेट से दूसरे सेट में आपने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, उनमें जो पहला सेट है वो है आपका डोमेन, जो दूसरा सेट है वो है आपका कोडोमेन। अब बात कर लेते हैं बच्चों रेंज की। जैसे मेरे पास ये कोई सेट x है, ये कोई सेट y है, रेंज बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने रिलेशन में पढ़ा। ये 0 1 2 3 0 1 2 3 ये 4 ले लिया मैंने। 0 को मैंने 0 के साथ एसोसिएट किया, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन हो गया बच्चों पहला वाला सेट, यानी कि आपका 0 1 2 3 0 1 2 3। कोडोमेन हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा सेकंड सेट 0 1 2 3 एंड योर 4। बट जो रेंज है बच्चों उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे सेकंड सेट के सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो फर्स्ट वाले के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कि 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3। ये था बच्चों आपका किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। और यहां से फिर से वही बात बच्चों जो हमने रिलेशन के अंदर पढ़ी थी, जो रेंज है वो ऑलवेज सबसेट होता है कोडोमेन के लिए। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब चलते हैं बच्चों फंक्शंस की टाइप्स के लिए। शुरुआत करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन की। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन बच्चों जो रियल नंबर से रियल नंबर में लिया मैंने, जो मैंने रियल नंबर से रियल नंबर में लिया, सच दैट fx इज इक्वल टू x। क्या मतलब है? जो आप इनपुट डालो वही आपको आउटपुट मिले, या फिर यूं कहिए आप y इज इक्वल टू एक्स। जो fx है उसको हम लोग y ही तो बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो आपने इनपुट डाला, x का जो वैल्यू डाला वही आपको आउटपुट के तौर पर मिला। यानी कि मैंने कोई सेट लिया बच्चों a 1 2 3 और फंक्शन इस तरीके से आ गया कि उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आए। तो ये जो फंक्शन है बच्चों ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो भी फंक्शन की हम टाइप करेंगे उसका साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे कि उसकी क्या डोमेन होगी, क्या उसकी रेंज होगी। तो डोमेन है बच्चों इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और देखिए जो आपने x डाला वही आपको y मिल रहा है, तो रेंज भी हो गई आपकी सेट ऑफ
रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये आपका डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स और ये आपका रेंज हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेकेंड टाइप पर चलते हैं बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों? एक ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर किसी भी इनपुट का कोई असर ना पड़े। जैसे मैंने लिया fx इज इक्वल टू सम c वेयर c इज कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों, इसको बाद में देखते हैं, पहले आप इसके साथ साथ एक ये चीज देखिए। अगर मैंने लिखा fx इज इक्वल टू 7x प्लस 3, तो जब मैं x की जगह 1 डालूंगा तो आप देख सकते हो 7 1 7 प्लस 3 मुझे मिला 10। जब मैं 2 डालूंगा तो मुझे मिला 7 2 14 प्लस 3 17। यानी कि जब भी मैं x की वैल्यू बदल रहा हूं मुझे आउटपुट कुछ अलग मिल रहा है, आउटपुट कुछ अलग मिल रहा है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन, आप देखो x की जगह 1 डालो तो इसमें तो x है ही नहीं, वैल्यू c आएगा। आप x की जगह 2 डालो, इसमें x है ही नहीं, फिर से वैल्यू c आएगा। आप x की जगह -1 डालो तो भी वैल्यू c आएगा। यानी कि कांस्टेंट फंक्शन क्या हुआ बच्चों? एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप कोई भी इनपुट डाल लो, आउटपुट ऑलवेज क्या रहेगा? सेम, यानी कि जिसका आउटपुट नहीं बदले बच्चों। ठीक है, अब मैं अगर इसके ग्राफ की बात करूं तो हम लोग ये तो लेते ही हैं बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने c लिया, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू डालो, y तो फिक्स है भैया c। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। मैंने लिया यहां पर y की वैल्यू c है बच्चों, यहां पर मैंने क्या ले लिया? y की वैल्यू c है। तो ये जो ग्राफ होगा बच्चों, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं सो दैट आपको अलग से नजर आ जाए। ये जो रेड लाइन वाला ग्राफ है बच्चों, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। आप देखो x की वैल्यू इधर आपकी पॉजिटिव होती जा रही है और इधर नेगेटिव, इधर आपका x इंक्रीजिंग उधर डिक्रीजिंग, सिर्फ x बदल रहा है बच्चों। y तो यहां भी यहां भी यहां भी कहीं चले जाइए आप, y की वैल्यू तो फिक्स है c। तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट फंक्शन, जिसके ऊपर इनपुट डालने का कोई भी असर ना आता हो, ऐसा फंक्शन कहलाएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। जैसे आपने लिया y इज इक्वल टू 2, यानी कि fx इज इक्वल टू 2। आपने लिया y इज इक्वल टू -9, y मतलब fx इज इक्वल टू -9। ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं बच्चों, ये ऐसा फंक्शन है, आप कोई भी इनपुट डालो x की जगह, कोई भी रियल नंबर डालो, कोई भी रियल नंबर डालो, आपका फंक्शन आउटपुट चेंज नहीं करेगा, सेम आउटपुट देगा। अब अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करूं तो बच्चों जो इसका डोमेन आता है, यानी कि जो इसका डोमेन है वैल्यू ऑफ x, वो तो कोई भी रियल नंबर नहीं हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बच्चों। ठीक है, आप x की कोई भी रियल वैल्यू डाल दो। लेकिन रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ आउटपुट। रेंज का मतलब बच्चों आउटपुट है और डोमेन का मतलब इनपुट है, आपने क्या डाला और आपको क्या मिला। ठीक है बच्चों, तो इस फंक्शन के लिए मैं अगर रेंज की बात करूं, इस फंक्शन के लिए मैं अगर बच्चों रेंज की बात करूं, तो आप कोई भी इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट तो हमेशा ही आपको क्या मिल रहा है? c। इसका रेंज हो गया बच्चों c, वो कांस्टेंट। अगर इस फंक्शन के रेंज की बात करूं 2, इस फंक्शन के रेंज की बात करूं -9। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगले टाइप के लिए। नेक्स्ट है बच्चों लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या कहता है बच्चों? एक ऐसा फंक्शन जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट का हो, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, यानी कि fx इज इक्वल टू ax प्लस बी टाइप का फंक्शन होना चाहिए बच्चों। y इज इक्वल टू ax प्लस बी, और y क्या होता है आपका? fx
इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर आप चेक करोगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, डिग्री कितना है एक्स का 1 और वाई के लिए भी 1। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसा फंक्शन जो लीनियर फॉर्मेट का होगा वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। एक्चुअली आप इसको देख के लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद कर सकते हो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा ही था बच्चों, लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखूं तो कुछ ऐसा ही था बच्चों, जिसमें m होता था हमारे पास स्लोप और c होता था हमारे पास इंटरसेप्ट। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो a है मेरे पास लाइन का स्लोप और b है मेरे लिए इंटरसेप्ट। यही था बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर फंक्शन। अब अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन हुआ बच्चों, आप x की जगह कोई भी इनपुट डाल सकते हो, यानी कि कोई भी रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया बच्चों। आप इसमें कोई भी रियल वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू ऑलवेज रियल निकल के आएगी। तो जो रेंज हो गया आपका वो भी हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके ग्राफ की अगर बात करो तो कोई भी लीनियर ग्राफ लाइन का जैसे कि होता है, ये हो गया आपका थीटा, ये आपका पता ही है क्या है, इंक्लिनेशन है इस लाइन का विद योर एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। ये सभी के सभी क्या है बच्चों, आपके लीनियर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप एब्सोल्यूट फंक्शन या फिर मॉड्यूलस फंक्शन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेहतरीन टाइप है, ध्यान से समझें इसको। नेक्स्ट आ गया आपके लिए मॉड्यूलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट बोल दीजिए। एक ऐसा फंक्शन बच्चों, एक ऐसा फंक्शन जिसको ऐसे लिखा जाए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है बच्चों मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बच्चों बियॉन्ड द साइन। जैसे मैं आपसे ये पूछूं -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, तो आप साइन मत देखो क्या है, प्लस का या माइनस। बोला ना मैंने बियॉन्ड द साइन, क्या साइन है उसका कि उससे हट के बात हो रही है। तो -5 से दूर होके बात करें तो 5 का मॉड्यूलस कितना है बच्चों 5, -9 का मॉड्यूलस कितना है बच्चों 9 और +9 का मॉड्यूलस भी कितना है बच्चों 9। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाएगा बच्चों मॉड्यूलस फंक्शन। अब यहां पर हम लोग इसे, ये जो मॉड्यूलस फंक्शन अपने को दे रखा है, इसको 2 पीस फंक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं। एक बार वो ब्रेक करना सीख लीजिए बच्चों, फिर हम लोग इसके ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे, इसके डोमेन और रेंज के बारे में भी बात करेंगे। तो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है बच्चों, उसको 2 पीस में ब्रेक किया जाता है। अभी अभी आपने जैसे देखा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मॉड्यूलस फंक्शन जो है x का, उसका आप कभी भी आउटपुट लोगे तो वो ऑलवेज आपको आउटपुट के तौर पर तो प्लस का ही x देगा, लेकिन उसके अंदर जो है x वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो आपका x है बच्चों, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉइंट ये आता है कि नेगेटिव कब हो, x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी। x इज लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन आपको हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू देगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन आपको हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये कहलाता है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। अब ये 0 क्या है बच्चों, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, जब आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो जो x का वैल्यू आता है उसको बोला जाता है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू। तो मॉड्यूलस फंक्शन कैसे ब्रेक होता है बच्चों,
पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अपनी क्रिटिकल वैल्यू से लेस के लिए तो नेगेटिव और ग्रेटर और इक्वल के लिए पॉजिटिव। एक और एग्जांपल ले लें, 5x माइनस 2 है बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, नेगेटिव ऑफ 5x माइनस 2 एंड पॉजिटिव ऑफ 5x माइनस 2। अब ये नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, चलिए चेक करते हैं। इसको 0 के इक्वल पुट कर दिए तो x का वैल्यू आपको मिला बच्चों 2/5, ठीक है। तो x की वैल्यू जब लेस देन 2/5 होगी तो ये फंक्शन आपका नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। और ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू होगी तो ये आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, ठीक है। आप चाहें तो रख के देख लीजिए, ये आपने लिया 2/5, इससे छोटी वैल्यू -1 ले लेता हूं बच्चों, 0 ले सकता हूं, ठीक है। इसके अंदर आप x की जगह 0 डालो, 5 0 0 तो कितना बचा -2, नेगेटिव वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। आप 2/5 से कोई बड़ी वैल्यू ले लीजिए, आप 3 रख के देखिए, 2/5 इससे बड़ा तो 1 भी है, 1 रख के देखिए, 5 1 जा 5 -2 यानी कि 3 पॉजिटिव वैल्यू बची बच्चों। तो अपनी क्रिटिकल वैल्यू से छोटे के लिए तो ये हमेशा देगा आपको नेगेटिव, बड़े या बराबर के लिए देगा आपको हमेशा ही पॉजिटिव। ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बच्चों मॉड्यूलस फंक्शन। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, फिर बात करेंगे इसके डोमेन और रेंज की। ये जो मैंने जनरल बिल्कुल बेसिक जो मॉड्यूलस फंक्शन लिया है, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। अब देखो बेटा, आपने ये तो देखा कि आप जो इसके अंदर x का वैल्यू डालोगे वो 0 से छोटा होगा, बिल्कुल 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा तो इसके अंदर डालोगे, 0 से बड़ा होगा तो इसके अंदर डालोगे, ठीक है। और आउटपुट हमेशा ही आपको क्या मिलेगी बच्चों, पॉजिटिव मिलेगी। आउटपुट हमेशा ही आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। आउटपुट पॉजिटिव होने का मतलब है y इज इक्वल टू fx, यानी कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। y ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है अबोव x एक्सिस रहेगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ जो रहेगा वो अबोव x एक्सिस रहेगा। सेकंड पॉइंट बच्चों, इसका ग्राफ हम उठाएं कहां से, देखो x की वैल्यू 0 से छोटी भी है हमारे पास, यानी कि उधर वाली भी है, और 0 से बड़ी या बराबर है यानी कि इधर वाली भी है। तो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों वी शेप ग्राफ। यहां से क्या मतलब है, आपने x की जगह 0 डाला, ठीक है। आपने जब x की जगह 1 डाला तो यहां पर डाला, -1 डालेंगे तो यहां पर डालेंगे, प्लस का 2 डालेंगे तो यहां पर डालेंगे, और माइनस का डालेंगे तो यहां। तो एक वी शेप का ग्राफ बनता है बच्चों। और एक बात, जो मॉड्यूलस फंक्शन है कोई भी हो, उसका जो ग्राफ बनेगा ऑलवेज वी शेप ग्राफ बनेगा, ऑलवेज वी शेप ग्राफ बनता है बच्चों मॉड्यूलस फंक्शन का। अब बात करते हैं बच्चों इसकी डोमेन और रेंज के बारे में। अब डोमेन से मतलब है बच्चों पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अगर मैं यहां की बात करूं तो x मेरा लेस देन 0 है, x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैंने x में कोई नंबर छोड़ा ही नहीं, 0 से छोटे भी ले लिए, 0 से बड़े और बराबर भी ले लिए। तो जो डोमेन हो गया बच्चों वो हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने सभी के सभी नंबर्स लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया बच्चों। अब इसके अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर मैं इसके रेंज की बात करूं बच्चों, तो रेंज देखिए आप, हमेशा ही ये पॉजिटिव जा रहा है। कहां जा रहा है, पॉजिटिव। अब वो एक्स एक्सिस मतलब y इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो आर पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन इसमें आप एक चीज और ऐड कर दीजिए बच्चों, विद यूनियन सिंगलटन 0, सिंगलटन 0 का यूनियन। रीजन इज दैट स्टूडेंट्स कि जो आर पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, और जो 0 है स्टूडेंट्स उसको हम लोग नॉन नेगेटिव रियल नंबर में काउंट करते हैं। क्लियरली बोलते नहीं कि ये पॉजिटिव सेट और पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर आता है, इसलिए रियल पॉजिटिव विद यूनियन सिंगलटन 0, या फिर यूं कह सकते हो आप सभी पॉजिटिव रियल नंबर जो है इसका रेंज कहलाते हैं। ये था बच्चों आपका मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट के लिए चलते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों आपका द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बच्चों? एक ऐसा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, जिसको इस टाइप से लिखा जाए, जिसको ऐसे लिखा जाए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिखने का तरीका है बच्चों। f(x) इज इक्वल टू दिस टाइप, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब क्या मतलब है बच्चों इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? भाई जो फंक्शन है ना, उसके अंदर से जो आउटपुट निकल के आएगा, इसको मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, y इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है बेसिकली ये कहता है बच्चों कि इसके अंदर से जो वैल्यू निकल के आएगा ना, इसके अंदर से जो आउटपुट आएगा ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू आएगी। क्या मतलब है? मैंने अगर ये बोला 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो आप बोलेंगे 1। मैंने बोला 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तब भी है 1। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1। 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तब भी है बच्चों 1। यानी कि जिसके अंदर से आउटपुट ऑलवेज एक इंटीजर आए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू ले लूंगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो कितनी है, 1.2। बड़े से बड़ी वैल्यू क्या है, 1.2। अगर मैं यूं रखूं, इसकी जगह में 2 रख दूं, तो 2 तो बच्चों इससे बड़ी वैल्यू हो गई। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो होती है इससे जस्ट नीचे वाला इंटीजर। और उसको देखने का एक तरीका ये है बच्चों कि आपने कोई भी नंबर लिया, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। इधर आपका पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव। अब यहाँ पर मेरा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर आप 4 ले लीजिए। सेम वे में नेगेटिव, -1, -2, -3 ले लीजिए। ठीक है बच्चों? अब ये देखिए, अगर मैं आपको यूं बोलूं कि 1 और 2 के बीच में जितनी भी आप वैल्यूज ले सकते हो, भाई वो 1 से तो ग्रेटर होनी चाहिए और 2 से लेस। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिया, उन सब के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आएगा ये। कैसे देखा हमने? मैंने आपको ये बोला 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो इधर है आपका 1.5। आपको करना क्या है बच्चों? नंबर लाइन पर वो पॉइंट लिखिए, 1.5 लिख लिया। उसके जस्ट लेफ्ट साइड में, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, जस्ट लेफ्ट साइड में आप ये देखिए इंटीजर वैल्यू कौन सी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर वैल्यू है वो 1 है बच्चों, वो 1 है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया वो 1 आया। अब अगर हम बात करें, मैं -1.7 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आप -1.7 कहीं ड्रॉ कीजिए नंबर लाइन पर, -1.7। ठीक है बच्चों? अब इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको अपने लेफ्ट साइड में देखना है। जस्ट लेफ्ट में ये देखिए कि इंटीजर वैल्यू कौन सी है। इसके जस्ट लेफ्ट में इंटीजर वैल्यू है बच्चों 2, तो इसका -2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -2। अगर मैं बोलूं -0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो पहले -0.7 को ड्रॉ कीजिए बच्चों। यहां हो गया कहीं आपका -0.7। इसके जस्ट लेफ्ट में देखिए बच्चों इंटीजर वैल्यू क्या है। जस्ट लेफ्ट में इंटीजर वैल्यू है -1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -1। तो ये तो था तरीका बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को चेक करने का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, फिर बात करेंगे इसके डोमेन और रेंज की। ये बच्चों हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए, मैंने आपको बताया 1 पॉइंट से लेकर के, यानी कि 1 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यू आपने डाले रियल नंबर्स, उनमें आउटपुट आपको हमेशा ही क्या मिला बच्चों? आउटपुट आपको मिला हमेशा ही 1।
यानी कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू डालो, यहां से लेकर के यहां तक एग्जैक्टली 1 तक अगर आप डालते हो, यानी कि 1 से अगर आप शुरुआत कर दो और यहां तक कोई भी वैल्यू अगर आप डालो, मैं एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं ले रहा बच्चों। अगर मैं 2 ले लूंगा तो 2 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 अपने आप में एक इंटीजर है। भाई कोई भी अगर इंटीजर है उसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद है। -9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद अपने आप में -9 है, प्लस 15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद 15 है। ठीक है, ये जो हमने टू द लेफ्ट साइड में जो देखने वाला सिस्टम जो चेक किया वो तो उनके लिए है जो आपके रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके रैशनल या इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं बिटवीन टू इंटीजर्स, उनकी बात थी। अब बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है बच्चों वैल्यू, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सब के लिए आउटपुट आपको मिलेगा 1। अब ये यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी पॉइंट्स है बच्चों x के, उन पर y आपको क्या मिलेगा 1। अब यहां से यानी कि इक्वल टू 2 की बात करूंगा बच्चों में, 2 से लेकर 3 तक जितने भी पॉइंट हैं आपके, नॉट इक्वल टू 3 बच्चों, 2 से लेकर इक्वल टू 2 लेस देन 3 जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, आपको आउटपुट मिलेगा बच्चों हमेशा ही आपका 2। यहां से यहां तक आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा बच्चों 2। अब इससे जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा कितना बच्चों 3। ध्यान रहे लेस देन 4 की बात हो रही है। सेम वे में आपका यहां ग्राफ बन जाएगा बच्चों। तो ये था आपका ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें ध्यान रहे जो छोटे वाला पॉइंट है उसके इक्वल आएगा, बड़े वाले के इक्वल नहीं आएगा। अब इसमें इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 3 नहीं है, इसमें इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 4 नहीं है। ठीक है बच्चों, ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या है बच्चों इसका, अगर आप देखें तो x हम इनपुट तो कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि डोमेन हुआ हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन बच्चों अगर मैं रेंज की बात करूं तो आपने देखा इनपुट हम कुछ भी डालें, आउटपुट एक इंटीजर आ रहा है। इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, यानी कि आउटपुट इज ऑलवेज एन इंटीजर। सो रेंज हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है बच्चों वो भी अपने आप में एक यूनिक टाइप है, उसके लिखने का भी अपना एक तरीका है। एक ऐसा फंक्शन जिसको इस टाइप से लिखा जाएगा, fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी कि y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। भाई आप कोई भी x रखोगे उसके अंदर से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर माइनस कर दोगे तो वो फंक्शन आपका बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स लेके और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमने लिखा बच्चों। मैं x की जगह कोई भी रियल वैल्यू डालना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने डाला 1.2, तो देखते हैं y क्या मिलता है, माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज 1.2 स्टूडेंट्स। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, आंसर आ गया 0.2। और वैल्यूज ले लीजिए, आपने x की जगह डाला माइनस 2.4 डाल देते हैं, माइनस 2.4 माइनस में माइनस 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस 2.4 एज इज बच्चों, माइनस में माइनस 2.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है बच्चों वो होता है आपका -3। ये माइनस माइनस हो गया प्लस 0.6। ठीक है, कोई और भी वैल्यू डालिए आप जो भी वैल्यू डालोगे इसके अंदर, आप कुछ भी वैल्यू डालोगे, आप इंटीजर और डाल के देख लो। y इज इक्वल टू, मैं डालना चाहता हूं x की जगह 2, 3, 4, -2, 3, 4 कुछ भी,
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, दिस इज 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, रिजल्ट इज 0। क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों मैं यहां से कि आप कोई भी रियल वैल्यू यहां पर डालोगे तो या तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0, कब? जब आपने वो वैल्यू एक्चुअल में इंटीजर डाल दी, बिकॉज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये कहता है आप इसमें कोई भी इंटीजर डालोगे तो दिस वन इज इंटीजर, रिजल्टेंट इज इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, रिजल्ट इज 0। सेम इंटीजर में से जब आप सेम इंटीजर माइनस करोगे रिजल्ट इज 0। यानी कि या तो वैल्यू आ रहा है बच्चों आपका 0, या फिर आपने देखा वैल्यू आ रहा है हमेशा ही पॉइंट में, आपने प्लस का लेके देख लिया, आपने माइनस का लेके देख लिया, एग्जैक्टली 1 भी नहीं आ रहा, यानी कि वैल्यू आ रहा है आपका लेस देन 1। अगर मैं यूं बोलूं आपको 0.9 में से 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कीजिए तो बच्चों आपके पास बचेगा दिस इज 0.9, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 यानी कि 0.9, यानी कि 1 तो नहीं बच रहा बच्चों, इंटीजर वैल्यू तो नहीं आ रही, यानी कि वैल्यू जो आ रही है आउटपुट वो हमेशा ही आपकी 0 और 1 के बीच में आ रही है, जिसमें इक्वल टू 0 हो सकता है लेकिन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बच्चों इसके ग्राफ की, फिर बात करेंगे इसके डोमेन और रेंज की। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि हम वैल्यू कुछ भी डालें, y का वैल्यू 1 से इक्वल नहीं आ रहा और 0 से छोटा नहीं बन रहा, 1 से बड़ा नहीं बन रहा। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों, आप यहां 0 से लेकर के 1 तक कोई भी वैल्यू डालोगे x का आपने कोई भी वैल्यू डाला तो बच्चों मैं एक ये जो डॉट होता है इसका मतलब है ये पॉइंट इंक्लूड है, और ऐसा डॉट है इसका मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो 1 जो है बच्चों, y का वैल्यू 1 कभी भी नहीं आ रहा। अब मैं अगर बात करूं तो x की वैल्यू बच्चों, मैं x की वैल्यू यहां पर 0 डालूं तो y मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक बात है। मैं x की वैल्यू कुछ भी डाल लूं, y मुझे पहली बात तो 1 नहीं मिल रहा, ठीक है, y मुझे 1 नहीं मिल रहा। सेम में मैं 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू डालूं, y मुझे फिर से 1 नहीं मिल रहा बच्चों, ठीक है। अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूं अगेन तो y मुझे फिर से 1 नहीं मिल रहा, मैं 2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू डालूं। क्या मतलब है बच्चों मेरे कहने का? अब अगर मैं इन चीजों को ज्वाइन कराऊं तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों ग्राफ हमारा, ठीक है। क्या मतलब है बच्चों मेरे कहने का कि y की वैल्यू हमें हमारी कभी भी 1 के इक्वल नहीं है और 0 से छोटी नहीं है, यानी कि जो y का वैल्यू आएगा हमारा ये वाला वो 0 और 1 के बीच के आएगा। 0 ये वाला 0 है आपका x एक्सिस पर y और ये वाला y आपका 1, तो वैल्यू आ रहा है आपका 0 और 1 के बीच का। आप x कुछ भी डाल लो, 0 और 1 के बीच का डाल लो, 1 और 2 के बीच का डाल लो, सेम वे में आप माइनस का डाल लो, बट जो आउटपुट आएगा बच्चों वो 0 और 1 के बीच का आएगा। तो इस टाइप का ग्राफ हमारा बनेगा बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। यहाँ पर जो ये डॉट है ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि वैल्यू 1 कभी भी नहीं आएगी, ये मैंने ओपन डॉट बनाया है। तो इस यहाँ से बच्चों अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के डोमेन और रेंज की, ध्यान से देखना बच्चों। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x, व्हाट शुड बी द इनपुट इन टर्म्स ऑफ x। तो x को तो बच्चों हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, तो डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट अगर मैं रेंज की बात करूं मतलब व्हाट अबाउट y का वैल्यू क्या हो सकता है, वही तो होता है हमारा रेंज। तो आपने ये देखा कि आप कुछ भी वैल्यू डालो, 0 अगर डाल देते हो या फिर सेम इंटीजर अगर डाल देते हो तो y का वैल्यू 0 बन जाता है, यानी कि 0 वैल्यू हो सकता है। लेकिन आप कुछ भी डालो 1 नहीं बन रहा। आप देख रहे हो यहाँ पर भी मैंने ओपन लगाया, ये यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन डॉट है, ठीक है। इसका मतलब 1 नहीं हो सकता, लेकिन 1 से नीचे वाले सभी नंबर्स हैं बच्चों। तो इसका जो रेंज होगा वो क्लोज्ड इंटरवल 0 के लिए और ओपन इंटरवल 1 के लिए।
यानी कि रेंज हो गया बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का 0 to 1, जिसमें 1 है ओपन और 0 है क्लोज्ड। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भी अपने आप में एक स्पेशल टाइप है बच्चों। सिग्नम फंक्शन ये कहता है fx इज इक्वल टू -1, 0 या +1। किस टाइप से बच्चों? y इज इक्वल टू fx जो है वो x की वैल्यू 0 से लेस के लिए -1 वैल्यू देगा, 0 पर 0 वैल्यू देगा और ग्रेटर देन 0 के लिए +1 वैल्यू देगा। क्या मतलब है बच्चों? ये जो सिग्नम फंक्शन है वो ये कहता है, आप अगर बात करो यहां पर f ऑफ -2 की, मैं ये कहता हूं इस फंक्शन की मुझे वैल्यू निकालनी है -2 के ऊपर, तो -2 जो है बच्चों वो 0 से लेस है। x जब 0 से लेस हो तो ये वैल्यू देता है आपको -1। आप -3 की बात कर लीजिए, -3 0 से लेस है, ये वैल्यू देगा आपको -1 ही। आप बात कीजिए f ऑफ -20 इज लेस देन 0, ये आपको आउटपुट हमेशा -1 ही देगा फॉर एवरी वैल्यू x लेस देन 0। और f ऑफ 0 की अगर बात करें तो इक्वल टू 0 पर ये आपको 0 देगा। अगर ग्रेटर देन 0 दैट इज